बीजेपी नेता के घर पर हुआ ग्रेनेड से हमला। हादसे में 3 साल के बच्चे की मौत। शिकायत के बाद भी सुरक्षा नहीं मिलने का आरोप। कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट लॉक होने के बाद प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लगाया आरोप। कहा, लोकतंत्र का गला घोटने में बीजेपी का साथ दे रहा ट्विटर। जातिगत जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा, गरीबों के उत्थान के लिए जनगणना कराना जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। जम्मू के राजौरी में बीते शाम बीजेपी नेता के घर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में 3.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। तो बच्चे का नाम वीर सिंह है, जो बीजेपी नेता जसबीर सिंह का भतीजा था। और इसके अलावा ब्लास्ट में 4 लोग घायल भी हैं। बीजेपी नेता के घर हमले की जिम्मेदारी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के संगठन ने ली है। आपको बता दें कि बीते शाम जम्मू के राजौरी का खांडली इलाका ग्रेनेड धमाके से गूंजा और इससे दहल उठा। इस विस्फोट ने बीजेपी नेता जसबीर सिंह के परिवार की जिंदगी को एक ही झटके में 180 डिग्री पलटकर रख दिया। बीजेपी के राजौरी मंडल प्रधान जसबीर सिंह अपने पूरे परिवार के साथ बैठे थे, तभी आतंकियों ने उनको निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला किया। ग्रेनेड हमले में परिवार के 4 लोग घायल हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जसबीर सिंह के 3.5 साल के मासूम भतीजे वीर सिंह की मौत हो गई। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी और इसके कई प्रमुख नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक किए जाने को लेकर इस अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग मंच पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि ट्विटर भारत में बीजेपी सरकार द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने में उसका साथ दे रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि क्या ट्विटर कांग्रेस नेताओं के अकाउंट निलंबित करने में अपनी नीति का अनुसरण कर रहा है या फिर मोदी सरकार की नीति का। उसने अनुसूचित जाति आयोग का ट्विटर अकाउंट बंद क्यों नहीं किया, जबकि उसने वही तस्वीरें ट्वीट की थी जो हमारे किसी नेता ने की थी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अब आग बबूला हो गई। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक हुआ। उसके बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जिनका ट्विटर अकाउंट लॉक हुआ, जिनमें रणदीप सुरजेवाला भी शामिल है। और आपको बता दें कि इसके बाद अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी अब एक्शन मोड में दिखी है। उन्होंने सीधा ट्विटर पर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलकर ट्विटर लोकतंत्र का गला घोटने में लगा है। चलिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पटना में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस वार्ता की है। जातिगत जनगणना को लेकर तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। जातीय जनगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखी है। बिहार में जातीय जनगणना को कराने की मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गरीबों के उत्थान के लिए जनगणना जरूरी है। चलिए, तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उत्कर्ष फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, जातीय जनगणना को लेकर सरकार की अपनी मांग, बिहार के मुख्यमंत्री की अपनी मांग और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी एक्शन में है। चिट्ठी एक बार उन्होंने एक और लिखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी एक बार अपील कर दी है कि जातीय जनगणना जरूरी है। जी बिल्कुल ऋतिक, मुख्यमंत्री से पहले उन्होंने तेजस्वी यादव मिले, उसके बाद विधानसभा में भी उनसे बात की और कहा कि एक डेलीगेशन बनाया जाए जो प्रधानमंत्री से जाके मिले। जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर कहा है कि जातीय जनगणना जरूरी है बिहार में, इससे आर्थिक लोगों को सहायता मिलेगी। और साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री को, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मिलने का समय दे रहे हैं, लेकिन क्या बात है ऐसा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समय नहीं दिया जा रहा है। करीब 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा है और सब लोगों का नाम भी लिखा है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद एक पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री से और जातीय जनगणना एक सवाल का जवाब दे। उन्होंने ये भी कहा है, उत्तर भारत के एक अनुभवी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और उन्होंने मांग की है, 10 दिन बीत गए हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुन नहीं रहे।
जी बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पे वो जरूर मुख्यमंत्री के पक्ष में जरूर आ रहे हैं, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर इस बार जेडीयू और राजद एक साथ है। हालांकि बीजेपी इसे दरकिनार कर रही है। इसको लेकर नीतीश कुमार के साथ जरूर नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की नहीं सुनते हैं। मुख्यमंत्री जरूर बना दिया है, लेकिन इनकी बातें नहीं सुनी जाती है, क्योंकि जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री ने समय मांगा, इससे पहले भी जब उन्होंने अपने आंख का ऑपरेशन कराने दिल्ली गए थे तब भी प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, उस समय भी नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर निशाना कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री की बात प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं। अच्छा उत्कर्ष जी, एक सवाल का जवाब दें, क्योंकि लगातार अब चिट्ठी लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने तो लिखा ही चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को, और इसके बाद अब तेजस्वी यादव ने भी चिट्ठी लिख दी है। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बात और कही, उन्होंने कहा है कि गरीबों के उत्थान के लिए जातीय जनगणना अनिवार्य है और ये कराना ही चाहिए। इसके लिए शरद यादव, मुलायम सिंह और इसके साथ ही साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी इसके पक्ष में है। जी बिल्कुल साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है और यह भी कहा है कि जो बड़े नेता हैं बिहार के, भारत के, जैसे लालू प्रसाद यादव हैं, शरद यादव है, मुलायम सिंह यादव तक ने लिख दिया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर इसको लेकर प्रधानमंत्री बात नहीं सुनते हैं तो सारा विपक्ष को एकजुट होकर जंतर मंतर पर धरना भी देना चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री समझे इस बातों को और जातीय जनगणना कराएं। उत्कर्ष, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि इस बार अभी जब मानसून सत्र बिहार विधानसभा का खत्म हुआ, उस बीच भी नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर जातीय जनगणना की मांग की और उन्होंने कहा है कि इसके आगे भी हम मांग करेंगे। क्या अगला अब आरजेडी का क्या कदम होने वाला है जातीय जनगणना को लेकर? जी बिल्कुल ऋतिक, साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि अगर हमने जो पत्र लिखा और उसको लेकर ही प्रधानमंत्री संज्ञान नहीं लेते हैं तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेगा और प्रधानमंत्री से मांग करेगा कि बिहार और पूरे भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री को भी कहा गया कि जिस तरीके से कर्नाटका ने खुद के पैसे से जातीय जनगणना कराई, तो अगर प्रधानमंत्री बात नहीं मानते हैं या उन पर सुनवाई नहीं होती है तो मुख्यमंत्री को सवाल का जवाब और एक सवाल आपने बात बताई, इसी सवाल हम पूछेंगे। आपने कहा कर्नाटक में खुद राज्य सरकार के खर्चे से जातीय जनगणना की कराई गई है। इधर तो बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने भी तो कहा है कि राज्य के स्तर से खर्चे से ये होगा, तो मुख्यमंत्री पर भी क्यों नहीं दबाव बना रहे हैं तेजस्वी यादव? जी बिल्कुल ऋतिक, साफ तौर पर तेजस्वी यादव का कहना है कि सिर्फ बिहार ही क्यों, जब जातीय जनगणना है तो पूरे भारत में होनी चाहिए, ताकि आर्थिक स्थिति जो है पूरे भारत की वो सुधर जाए। अगर पूरे भारत में नहीं होता है तो मुख्यमंत्री से हम मांग करेंगे कि बिहार में अपने पैसे से स्टेट के खर्च से जातीय जनगणना कराई जाए। बिल्कुल उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें आपको कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और इसमें मांग की है कि बिहार में जातीय जनगणना कराई जाए और यह गरीबों के उत्थानों के लिए जरूरी है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में गंगा और कोसी समेत कई नदियां उफान पर हैं। राजधानी पटना पर भी संकट मंडरा रहा है। बाढ़ के बढ़ते हुए प्रकोप की वजह से राज्य के 16 जिलों की 70 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। बाढ़ की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और इस वजह से सूबे के 16 जिलों की 70.40 लाख आबादी मुश्किलों का सामना कर रही है। तो वहीं अब इससे 24 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पटना में बाढ़ को लेकर पटना प्रमंडल आयुक्त ने दी जानकारी देते हुए कहा कि अगले 24 घंटे पटना में बाढ़ के लिए संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से लोगों के बचाव और राहत के लिए जुटा है। सभी अंचलों के अधिकारियों को लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भी निर्देश दिया गया है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और उसको लेकर के प्रशासन ने सभी एहतियात के उपाय लगातार कर रहे हैं। पटना जिले में 17 रिलीफ सेंटर प्रारंभ हो गए हैं और कई जगह कम्युनिटी किचन भी चलाया जा रहा है। और इसके अलावा बिहार के अन्य जिलों में जितने भी गंगा किनारे जिले हैं उन सभी जगह रिलीफ वर्क प्रारंभ हो गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं। इंजीनियरिंग विभाग, खास करके जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग के सभी अभियंता लगातार निगरानी कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि इलाहाबाद में कल से पानी का स्तर घटना शुरू हुआ है, जिसका असर लगभग 24 घंटे से 48 घंटे में बिहार में दिखाई देता है। राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से काफी परेशानी हो रही है। कई गांवों में तो पानी घुस गया है, जिसको लेकर सरकार अब दौरे कर रही है। जिसे लेकर जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में जब भी बाढ़ आती है सरकार की बल्ले बल्ले हो जाती है। बाढ़ से पहले हाहाकार मच जाए, सब कुछ डूब जाए, उसके बाद ही ड्रोन से सर्वे होता है और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करने निकलते हैं।
बिहार में बाढ़ आता है तो सरकार का बल्ले बल्ले हो जाता है। तो बाढ़ से पहले पूर्ण रूप से डूब जाए, हाहाकार मचे, कुछ मरें दहें, कुछ जानवर जाए, कुछ आदमी जाए, उसके बाद ही ड्रोन से सर्वे कराएंगे इनके सिंचाई मंत्री, फिर हेलीकॉप्टर से ये निकलेंगे। मुंगेर में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दियारा क्षेत्र में जहां दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण सड़कें भी पानी में डूब गई हैं, जिसके कारण आपको बता दें कि लोगों को परेशानी बढ़ गई है। इधर दियारा क्षेत्र से लगातार लोगों का पलायन जारी है। मुंगेर में गंगा नदी का पानी कई गांव में घुसा है, जिससे लोग पलायन को मजबूर हैं। कुछ से आके रह रहे हैं यहाँ आदर्श गांव में, अभी सैरपुर स्कूल में रह रहे हैं। अच्छा, सुविधा नहीं है, 4-5 दिन हो गया हम लोग का कोई सुविधा नहीं है यहाँ ऐसे ही रह रहे हैं फूटफाट के तरह। यहाँ ना पानी का समस्या वैसे ये लाइटिंग का समस्या है, बहुत चीज का समस्या, न सोने का ठिकाना है ना बिजली का ठिकाना है। बक्सर में गंगा खतरे के निशान से ही ऊपर बह रही है और गंगा के रौद्र रूप का दंश झेलने को पूरा दियारा इलाका मजबूर हो गया है। गंगा अपनी सीमा लांघ चुकी है और पूरा दियारा इलाके में तबाही मचा रही है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है और लोग गांव से निकलकर सुरक्षित स्थानों को शरण लेने को भी मजबूर हैं। बाढ़ की तबाही के कारण लोगों के सामने भरण पोषण से लेकर मवेशियों के रखरखाव और चारा की किल्लत सताने लगी है। पूरा का पूरा इलाका जलमग्न है, जिसके कारण आवागमन भी बाधित हो चुका है। हाँ, बाढ़ में है, दही गोया है, खाए के ठेकान नहीं के, गरु माल के ठेकान नहीं के, रहे के है शरण नहीं के। मुखिया घुमहू न आया, न राशन कार्ड बनाया, न कुछ सुनेगा। तब हमने के का कर सकते हैं, बताई रहो। देखिए अभी खाना पीना कैसे बना? खाना पीने चली सर है चला के खाना पीना के अभी कैसे व्यवस्था चलता? अब व्यवस्था का है, तनी चाउर बात बनाओ, तनी दुकानी पर से कीन के आई तो खाई जा। गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और सरकारी आंकड़ों की बात कर ले तो प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से जल स्तर बढ़ रहा है। अभी हम मौजूद हैं सिमरी प्रखंड के श्रीकांत राय के डेरा पर और स्थितियां हम आपको दिखा देंगे। एक बार जरा कैमरामैन से हम कहेंगे जरा आप स्थितियों को दिखाएं कि क्या स्थितियां हैं इधर बाढ़ की। इलाका जो है पूरा जलमग्न हो चुका है, लोग जो हैं अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। आपको सामने एक पुल दिख रहा होगा, वो पुल जो है वो बिहार और यूपी को जोड़ने वाला पुल है, उसका भी अप्रोच पथ इस बाढ़ के पानी से पूरा बह चुका है और रास्ता वहां जाने के लिए नहीं है, इसलिए वहां का हम फुटेज आपको नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ सामने आपको एक घर दिखा रहे हैं जो कि पूरा पानी से घिर चुका है, बाढ़ के पानी से घिर चुका है और यह घर जो है वो टापू में तब्दील हो चुका है। लोग वहां से आवागमन के लिए अब नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अभी क्या स्थिति है सर अभी इलाके की? तो सर देख ही रहे हैं आप अपने असर से। हम लोग तो माने परसों रोज भी सीओ साहब आए थे, कल भी परसों डीएम का दौरा था, लेकिन अभी तक कोई मने सहयोग कोई मने हम लोग को नहीं मिल पाया। स्थिति बहुत खराब हो गया है हम लोग को। डूब डूब के हम लोग भैंस के इधर उधर कर रहे हैं और खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं हो रहा है। हम लोग नाव चला रहे हैं कम से कम 6 तारीख से, अभी तक 1 रुपये खर्चा नहीं मिला। कल हम लोग सीओ साहब हम नाव वाले हैं। एक तरफ से जो ग्रामीण है वो तो परेशान है ही, लेकिन जो नाव जो चला रहे हैं जिनको सरकार की तरफ से लाइसेंस दिया गया है, उन लोगों का भी कहना है कि उनका भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसी स्थितियां बनी रही तो ये भी देखने वाली बात है कि कब तक ये नौका का परिचालन कर पाएंगे। लगातार जो है अभी की अगर बात कर लें, लगातार 3 से 4 दिनों से अगर बारिश होती जा रही है, अगर यह बारिश अगर नहीं रुकती है तो स्थितियां जो है इस इलाके में और भी भयंकर हो सकती है। टीवी भारत के लिए सुमित पांडे। उधर कैमूर में भी कर्मनाशा नदी और दुर्गावती नदी एक बार फिर खतरे के निशान से बह रही है, जिसके कारण ककरैत से उत्तर प्रदेश के जमानिया को जाने का सड़क छलका पर पानी का तेज बहाव हो रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अंचलाधिकारी लक्ष्मण सिंह और दुर्गावती पुलिस ने बांस बल्ली के सहारे सड़क को बैरिकेडिंग कर आवागमन बंद कर दिया है। दरअसल कैमूर में हो रही बारिश के कारण दुर्गावती क्षेत्र में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बना है, तो वहीं उत्तर प्रदेश जाने वाले रास्तों को भी बंद करा दिया गया। नदी में पानी से प्रोडक्ट छोड़ने से कर्नाशा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे ये ककरैत पथ पे जो है पानी
ऊपर से बह रहा है। आवागमन के दृष्टिकोण से जो धारा तेज है, इसके दृष्टिकोण मतलब कि सुरक्षित रहे लोग, इस चलते बारकेटिंग कर दिया गया है। तत्काल में आवागमन बंद कर दिया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थान पर रहे, नदी के किनारे वगैरह न जाए। मानसून के असर से पटना सहित बिहार के अलग अलग जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में मौसम की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने पटना, कटिहार, पूर्णिया, शिवहर, दरभंगा सहित 12 जिलों में अलर्ट जारी किया है। पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह का फाइनल रिहर्सल चल रहा है, जिसको लेकर पटना के प्रमंडलीय आयुक्तों ने फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण किया। बता दें कि फुल ड्रेस में फाइनल रिहर्सल में सुरक्षा बलों की 14 टुकड़ियां शामिल है। तैयारियों को लेकर देखिए संवाददाता निषेध की ग्राउंड रिपोर्ट। आगामी 15 अगस्त को देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। उससे पहले राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, जहां एक और मंच बनाया गया है। सामने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडा फहराएंगे। ठीक बगल में वीवीआईपी के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो ठीक इस ओर आज फाइनल परेड का रिहर्सल है और 14 टुकड़ियां हैं जो परेड में शामिल होंगी। ये तमाम देख सकते हैं जवान हैं, जो 14 टुकड़ियां हैं ये परेड में शामिल होंगी। इसके साथ ही 8 टुकड़ियां जो बनाई गई हैं वो झांकियां निकालेंगी। इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बाहर से लोग गांधी मैदान में परेड या झांकी नहीं देख पाएंगे। टीवी के माध्यम से टेलीकास्ट होगा, साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से भी सोशल मीडिया पे टेलीकास्ट होगा। उससे लोग देख सकते हैं 15 अगस्त की जो झंडा फहराया जाएगा इस बार गांधी मैदान में। उससे पहले फाइनल रिहर्सल है आज और ये 14 टुकड़ियां हैं जो परेड में शामिल होंगी। और इससे पहले ये लोग आज 13 अगस्त को रिहर्सल कर रहे हैं और 15 अगस्त को 14 टुकड़ियां परेड की सलामी देंगी और 8 टुकड़ियां झांकियां निकालेंगी। पूर्ण गरिमा और सम्मान के साथ हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, लेकिन इस बार कोविड की भी चुनौतियां हैं, तो इसको देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल के तहत जितनी परमिशंस हमें मिली है उसी के हिसाब से महानुभावों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम के सीधी लाइव वेबकास्टिंग और लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग इसको घर बैठकर देखना चाहें वो लोग आराम से देख सकते हैं। और यहाँ पर लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है जिसको सामाजिक दूरी के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जाएगा और पूरे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। और चूँकि बरसात की भी स्थिति है, इसको लेकर के सभी आवश्यक प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार 3 दिनों का बारिश का अलर्ट था और आज भी बारिश हो रही है। तो सभी कर्मियों को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है ताकि स्वतंत्रता दिवस को पूर्ण गरिमा के साथ मनाया जा सके। रोहतास के शिवसागर प्रखंड में भाकपा माले के बैनर तले मनरेगा मजदूर सह किसान मार्च निकाला गया है। मार्च का नेतृत्व भाकपा माले प्रखंड कमेटी चेनारी और शिवसागर नरेंद्र राम ने किया है। मार्च का नेतृत्व कर रहे नरेंद्र राम ने प्रखंड कार्यालय के सामने मनरेगा मजदूर को 200 दिन काम, 500 रुपए मजदूरी, नए जॉब कार्ड का निर्माण करने और गरीबों की झोपड़ी को प्रशासन द्वारा उजाड़ने जाने को लेकर आपत्ति जताई। बेगूसराय में बरौनी रेल थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फुलवरिया थाना क्षेत्र के रेल परिसर में चोरी सहित अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम ये देते रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। गिरफ्तार हुआ है। क्या कैसा अपराधी है? क्या है? 309, 411, 401, 414 और ये फ्लोरिया थाना से 302 गया। कितने दिन पहले की ये घटना है? जो 17 में सर मर्डर केस 17 में सर, हाँ 17 में। कहाँ की घटना है मर्डर केस? फुलवरिया थाना। अभी तो चोरी के केस में लगा है, चोरी रेल थाना पहले के अपराधी जो है जिसको जेल भेज चुके हैं।
और कटिहार में हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते 27 जुलाई को जिले के सुधानी ओपी क्षेत्र के झाड़ियों में एक महिला और उसके बच्चे का शव बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले का उद्भेदन कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला का मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला गया और कॉल डिटेल के आधार पर 2 अभियुक्त क्या उसमें संदिग्ध रूप में आई, जो अफसर रज्जा जो शिकारपुर का रहने वाला है और दूसरा है इखलाक आलम जो नीम टोला 22 का है। और गिरफ्तारी करने के बाद इस दोनों ने अपना स्वीकारोक्त बयान लिया और बताया कि उस महिला से इखलाक जो है वो प्रेम करता था, जिसके कारण चाहता था शादी करे और नहीं किया। इसी के लिए उस महिला को और उसके 4 वर्ष के बेटे दोनों की हत्या कर दिया गया। उसकी जब वह बताया गया जो उसकी भी हत्या हुई, तो उसके बाद जो महिला जहां महिला थी की डेड बॉडी थी वही घटनास्थल के आसपास फिर खोजा गया, तो उसके मृतक लड़का की भी पहचान हो गया। इस कांड में अभी तक जो है वो पूरे लाश में व्यक्ति की 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। पूर्व में अफसर रजा की गिरफ्तारी हुई, अभी इखलाक आलम की गिरफ्तारी हुई। बेगूसराय में ट्रैक्टर की ठोकर से एक महिला की मौत हो गई। घटना लोहिया नगर ओपी के लोहिया नगर मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि मृतका अपने घर के पास खड़ी थी, तभी सीवरेज योजना में काम कर रहे और लौट रहे ट्रैक्टर ने महिला को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि कई महीनों से योजना के तहत पूरे लोहिया नगर में सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।